इलॉन और उनकी पूरी फैमिली लॉस एंजलिस में उनके कजन की शादी अटेंड करी थी। तभी इलॉन को होटल मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। मैनेजर, सर जितनी जल्दी हो सके होटल वापस आ जाइए। इलॉन, बट हुआ क्या है मुझे बताओ। मैनेजर, सर आपका बेटा सांस नहीं ले पा रहा, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। इलॉन सीधे अपने होटल रूम पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं। सामने डॉक्टर्स उनके 2 महीने के बेटे नवादा को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे। नवादा ने अचानक से सांस लेना बंद कर दिया था। नवादा को बचाने की बहुत कोशिश की गई। 3 दिन तक उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन नवादा ब्रेन डेड हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, नवादा ब्रेन डेड हो चुका है, उसे लाइफ सपोर्ट पर रखने का कोई फायदा नहीं, हमें लाइफ सपोर्ट को बंद कर देना चाहिए। नवादा का लाइफ सपोर्ट बंद करने का टाइम आ गया था। इलॉन अपनी वाइफ जस्टिन के साथ नवादा के पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। तभी लाइफ सपोर्ट बंद कर दी गई और इलॉन नवादा की आखिरी हार्ट बीट फील करते हैं। अपने बेटे की डेथ पर इलॉन खुद को रोक नहीं पाते और उस दिन वो बिल्कुल बच्चों की तरह, पागलों की तरह रोते हैं। कुछ देर के बाद इलॉन के भाई किम्बल ने उसे कहा, इलॉन हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। इलॉन, नहीं मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, वहां मुझे नवादा की याद आई। जस्टिन और मेरे लिए एक होटल रूम बुक करवा दो और तब तक तुम नवादा के सारे कपड़े और खिलौने घर से हटवा दो। अगले 21 दिनों तक इलॉन मस्क अपने होटल रूम में ही रहे। अपने इमोशंस को उन्होंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया। वो कई घंटों तक बिना किसी से बात किए मूवीज देखते रहे और वीडियो गेम्स खेलते रहे। उनसे जो भी मिलने आता वो नवादा के बारे में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। अभी अभी जो हमने इलॉन की स्टोरी सुनी वो बहुत ही इमोशनल है और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्टोरी से हमारी एक लर्निंग ये भी है कि इलॉन इतने बड़े इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं। उनका एक रूल है कि अगर किसी चीज को चेंज ना कर सको तो उसके बारे में सोचना बेवकूफी है। ये इलॉन का पहला ऑपरेटिंग मोड है जिसमें वो क्राइसिस के समय खुद का ध्यान अपने काम पे डाइवर्ट कर देते हैं और अपने इमोशंस को बिल्कुल भी शो नहीं करते। उनकी ये सिमिलर क्वालिटी एक और इंसिडेंट में नजर आती है। जैसे कि अपने बेटे के जन्म के वक्त इलॉन ने अपने फादर को साउथ अफ्रीका से यूएसए इनवाइट किया था, लेकिन प्लेन में ही इलॉन मस्क ने पायलट को कह दिया था कि वो उनके डैड को बता दे कि इलॉन का बेटा नवादा की डेथ हो गई है, क्योंकि इलॉन उस वक्त इतने इमोशनल थे कि ये बात खुद वो अपने डैड को नहीं बताना चाहते थे। इलॉन मस्क के डैड इरॉल ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी नई पत्नी के ऑलरेडी 3 बच्चे थे। इलॉन को पता था कि उनके डैड का नेचर ठीक नहीं है और इसीलिए इलॉन को अपने डैड की नई वाइफ के बच्चों पर तरस आ रहा था। इलॉन ने अपने डैड से कहा, डैड मैं आपको एक बड़ा घर यहाँ यूएसए में खरीद के दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा। मैं आपकी वाइफ के बच्चों की स्कूल एजुकेशन के लिए भी पे कर दूंगा। इस पर इलॉन का भाई किम्बल बोला, नहीं नहीं इलॉन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें पता है कि पापा का नेचर कैसा है, ये एक डार्क इंसान है। तुम खुद के साथ ऐसा मत करो इलॉन। इलॉन, नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसा बचपन हम लोगों का बीता है हमारे कजन्स का भी बीते। अपने फादर के रहने के लिए मैलिबू में इलॉन ने एक आलिशान घर खरीदा, उनके लिए एक यॉट खरीदी और एक लैंड रोवर गाड़ी भी, यहाँ तक कि उनके बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा के दी। कुछ दिनों के बाद इलॉन को एक ऐसी बात पता चली जिससे इलॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इलॉन के 56 साल के डैड अपनी नई बीवी की बेटी जाना के साथ रिलेशनशिप में थे, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इस बात से इलॉन अपने फादर पर बहुत गुस्सा हो गए। इलॉन ने कहा, डैडी आप क्या कर रहे हो, क्या ये सही है? क्या आपने अपनी उम्र देखी है? जैना सिर्फ 15 साल की है और वो एक स्कूल गोइंग गर्ल। मैंने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है और आप ये क्या वाहियात हरकत कर रहे हो? इलॉन ने अपने फादर को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, पर जल्द ही उन्हें पता चल गया था कि उनके फादर को समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इलॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर को वापस साउथ अफ्रीका भेज देंगे। ये इलॉन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जिस चीज को वो कंट्रोल नहीं कर पाते वहां पर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। इलॉन, इसे अभी के अभी चेंज करो। तेजस, बट सर मैं अभी इंडिया से वापस आ रहा हूँ और प्लेन में हूँ, मंडे को ऑफिस पहुंचते ही मैं ये चेंजेस कर दूंगा। नहीं, अभी से मेरा मतलब है अभी, राइट नाउ। इलॉन ने तेजस को ऑर्डर किया। जैसे ही इलॉन ट्विटर के मालिक बनते हैं, उन्होंने ट्विटर में सबसे पहले उसका लैंडिंग पेज चेंज करना चाहा। ये इमेज है ट्विटर के लैंडिंग पेज की। लैंडिंग पेज असल में एक वेबसाइट का वो पेज होता है जहां पर हम किसी लिंक को क्लिक करने के बाद डायरेक्टली वहां पर लैंड करते हैं। इलॉन ने देखा कि ट्विटर अपने लैंडिंग पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। इलॉन चाहते थे कि ट्विटर यूजर डायरेक्टली एक्सप्लोर पेज पर जाए। ये रोल एक यंग इंजीनियर तेजस का था जो उस समय इंडिया से अपनी फैमिली से मिलकर वापस आ रहे थे। लास्ट में तेजस ने ये चेंजेस प्लेन के वाईफाई पासवर्ड यूज करके किया। तेजस ने इसके बाद एक इंटरव्यू में कहा कि ये फीचर ट्विटर में बहुत बार डिस्कस हुआ था, लेकिन कभी किसी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया और बस टाइम वेस्ट करते रहे। लेकिन इलॉन जैसे ही आए उन्होंने इस पर एकदम एक्शन ले लिया।
इलॉन बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है और इसीलिए अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। 2022 में इलॉन मस्क और बिल गेट्स एक मीटिंग में मिलते हैं। बिल गेट्स, मुझे तुमसे क्लाइमेट चेंज और सोशल वर्क के बारे में बात करनी है। हमें जल्द से जल्द एक बार और मिलना चाहिए। इलॉन, हाँ जरूर, क्यों नहीं, जल्द मिलते हैं। गेट्स, ठीक है इलॉन, मैं अपने स्केड्यूलर को बोलता हूँ मीटिंग अरेंज करने के लिए, वो तुम्हारे स्केड्यूलर से बात कर लेंगे। गेट्स के पास अपना टाइम मैनेज करने के लिए असिस्टेंट और स्केड्यूलर्स की एक पूरी टीम थी। इलॉन, बट बिल, मेरे पास कोई स्केड्यूलर नहीं है। आप अपनी सेक्रेटरी को बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर ले। गेट्स की बात सुनते ही 2 सेकंड के लिए पॉज हो जाते हैं। बिल गेट्स को बहुत अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बिजनेसमैन के पास एक स्केड्यूलर नहीं है। बट इलॉन ने जानबूझकर कोई स्केड्यूलर या असिस्टेंट नहीं रखा था ताकि वो अपना टाइम खुद पूरे तरीके से मैनेज कर पाए। असल में इलॉन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना टाइम चेंज करते हैं। बहुत बार उनका ऑफिस ही उनका घर होता है। जैसे कि एक बार इलॉन क्रिसमस के पार्टी में जाने वाले थे। उन्होंने अपने फेवरेट लेदर बूट्स पहने जो उन्होंने स्पेशली इस सिचुएशन के लिए खरीदे थे। बट तभी इलॉन को उनके इंजीनियर म्यूलर का कॉल आता है। म्यूलर, इलॉन, रॉकेट के थ्रस्ट चैम्बर्स में दरारें आ गई हैं और हमें इसे फेंकना पड़ेगा। इलॉन, फेंकना पड़ेगा? तुम ये क्या बोल रहे हो? इसे अभी जेट में डालो और लॉस एंजलिस की फैक्ट्री में मुझे मिलो, मैं वहीं पर आता हूँ। जब चैम्बर्स को फैक्ट्री में लाया गया तो इलॉन मस्क खुद दरारों में इपॉक्सी भरने लग गए। उन्हें लग रहा था कि इससे दरारें भर जाएंगी। इलॉन पूरी रात वही फैक्ट्री में रहे और क्रिसमस पार्टी में नहीं गए। सुबह उनके पूरे जूते इपॉक्सी से भरे हुए थे। ये आइडिया कभी काम नहीं किया, लेकिन ये देखकर स्पेसएक्स की टीम में जोश आ गया कि इलॉन ने अपना स्केड्यूल चेंज कर दिया और क्रिसमस पार्टी में नहीं गए। पूरी टीम को पता था कि अगर कोई और बिलियनर होता तो वो बोलता मेरी पार्टी स्केड्यूल है, तुम लोग इस पर काम कर दो और मुझे स्टेटस सुबह बता देना। यूज अदर पीपल टाइम। यहाँ पे लोग काम करने आते हैं या एंजॉय करने? इलॉन ने अपने मैनेजर से कहा। ट्विटर को खरीदने के लिए इलॉन मस्क एक फाइनल डील करने ट्विटर के हेड ऑफिस है। बट जैसे ही इलॉन ने बिल्डिंग में एंटर किया तो वहां के माहौल को देखकर शॉक रह गए। पूरा ऑफिस किसी फैंसी डिज्नीलैंड की तरह बना हुआ था। ऑफिस में एम्प्लॉइज के लिए योगा स्टूडियोज, फिटनेस रूम्स और यहाँ तक कि गेमिंग जोन्स भी थे। 9th फ्लोर में एक बड़ा सा कैफे था जिसमें वर्कर को 5 स्टार होटल्स की तरह अपना मनपसंद खाना फ्री में मिलता था। यहाँ तक कि पीने के लिए भी वहाँ पर लोगों को 5 अलग अलग तरीके का पानी ऑफर किया जाता था। इलॉन ने ये देखकर कहा, ये सब क्या है? मैं तो नल का पानी पीता हूँ। कुछ ही दिन में इलॉन ट्विटर के पूरे वर्किंग कल्चर को चेंज करने वाले थे। कल से वर्क फ्रॉम होम एकदम बंद। सबको रेगुलर ऑफिस में काम करने आना पड़ेगा। 40 घंटे हर वीक काम करना पड़ेगा। अगले ही दिन मुझे यहाँ सबकी प्रेजेंस चाहिए। ट्विटर एम्प्लॉइज के पसीने छूट रहे थे। बहुत लोग तो यूएस से बाहर अपने घर से काम कर रहे थे। बट इलॉन के इस ऑर्डर के बाद सबको वापस ऑफिस में आना पड़ा। ट्विटर को खरीदने के बाद इलॉन ने ट्विटर ब्लू लॉन्च किया जिसमें वो ट्विटर के हर यूजर को ब्लू टेक बेच रहे थे। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इससे पहले तक ये ब्लू टेक सिर्फ सेलिब्रिटीज और फेमस लोगों को मिलता था। बट अब कोई भी यूजर ब्लू टेक खरीद कर ये प्रिटेंड कर सकता था कि वो कोई सेलिब्रिटी है और लोगों के साथ स्कैम कर सकता था। और जिसका डर था वही हुआ। एक फेक अकाउंट ने ड्रग कंपनी एली लिली के नाम से एक ट्वीट कर दिया, अब से हम इंसुलिन को फ्री में बेचेंगे, जिसके बाद कंपनी के स्टॉक 4% से भी ज्यादा गिर गए। एक फेक अकाउंट ने तो टेस्ला को ही टारगेट कर दिया और उसके नाम से ट्वीट कर दिया, हमारी टेस्ला कार तो स्कूल एरिया में स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करती, भाड़ में जाइए स्कूल के बच्चे। इन फेक अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए ट्विटर को बहुत से लोग चाहिए थे। बट तब तक इलॉन ट्विटर के आधे स्टाफ को फायर कर चुका था और बाकी के 80% इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी निकाल दिया था। इस रीजन की वजह से इलॉन को ट्विटर ब्लू कुछ हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा और ट्विटर के पैसे अब खत्म हो रहे थे। इलॉन, इससे बुरी फाइनेंशियल कंडीशन मैंने आज तक किसी कंपनी की नहीं देखी। ट्विटर अब एक क्राइसिस मोड से गुजर रहा था। कंपनी पहले से ही लॉस में थी। फेक सेलिब्रिटी अकाउंट की वजह से दूसरी कंपनी के स्टॉक और शेयर गिरना चालू हो गया था और एडवर्टाइजर अब ट्विटर में एडवर्टाइजमेंट देने से डर रहे थे, जिसकी वजह से ट्विटर को $12 बिलियन का कर्जा चढ़ गया। प्रेशर इतना ज्यादा था कि इलॉन को अपने टेस्ला के $4 बिलियन के शेयर तक बेचने पड़े। ट्विटर को बचाने के लिए इलॉन को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए थे और कंपनी में आराम वाले कल्चर को भी वो खत्म करना चाहते थे। उसी रात मस्क ने एक मेल निकाला, मैं ज्यादा मीठी बातें नहीं कर सकता, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर ठीक करना है तो हम में से हर किसी को अब से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब से आप सबको ऑफिस आना पड़ेगा। शाम को इलॉन एम्प्लॉइज को इकट्ठा करते हैं और अपना वर्क एथिक समझाते हैं। देखो, लोग साथ में मिलकर ज्यादा अच्छा काम करते हैं। साथ में बैठकर डिस्कस करने से कम्युनिकेशन बेटर होती है। मैं ट्रेडिशनल तरीके से ऑफिस में बैठकर काम करना पसंद करता हूँ। उसी दौरान बीच में इलॉन की बात काटते हुए एक एम्प्लॉय ने इलॉन से पूछा, सर अगर हमारे क्लाइंट फॉरेन में है तो हमें ऑफिस आना क्यों जरूरी है? हम वर्क फ्रॉम होम भी तो कर सकते हैं। इलॉन ने गुस्से में इसका रिप्लाई दिया,
मैं एक बात तुम सबको क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूँ, अगर एम्प्लॉइज ऑफिस में आ सकते हैं और ऑफिस नहीं आ रहे हैं तो वो इस कंपनी में रहने लायक नहीं है। तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट समझा जाएगा। एंड ऑफ द स्टोरी।